सांभर थोड़ा गर्म कर दो। मम्मी यार थोड़ा सा और गर्म कर दो, अभी थोड़ा गर्म होता है तो मजा आता है एकदम खाने का। ये जो मैं अपनी मॉम को बार बार बोल रहा हूँ सांभर गरम करने के लिए, बेचारी मम्मा कब तक गरम करेंगी बताओ सांभर। एक मिनट, कितना गरम कर सकते हैं? एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं जिसमें हमारे पास दो ग्लासेस ऑफ वाटर है, एक हॉट वाटर और एक कोल्ड वाटर। दोनों के दोनों ग्लासेस में वी ऐड द फूड कलर। हम क्या देखते हैं कि हॉट वाटर में जो फूड कलर के पार्टिकल्स है वो थ्रू आउट बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं एज कंपेयर टू द कोल्ड वाटर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर काइनेटिक मोशन एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड। दिस मीन्स कि हॉट वाटर में जो इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो हायर स्पीड से इधर उधर घूम रहे होंगे, और जैसे ही हम उसमें फूड कलरिंग के पार्टिकल्स डालते हैं वैसे ही वो पार्टिकल्स भी इन्हीं पार्टिकल्स के साथ इधर उधर घूमने लग जाते हैं और जल्दी से वो पार्टिकल्स थ्रू आउट द वाटर डिफ्यूज हो जाते हैं। हॉट वाटर में जल्दी और कोल्ड वाटर में स्लोली, बिकॉज कोल्ड वाटर में पार्टिकल्स का काइनेटिक मोशन काफी स्लो है एज कंपेयर टू दैट ऑफ हॉट वाटर। और अब अगर तुम इस मोशन को एंटायरली स्टॉप कर दो, एक परफेक्ट रेस्ट पर ले आओ, इवन इफ तुम्हें क्वांटम फिजिक्स के नेचर को ब्रेक करना पड़े, स्टिल बस ले आओ, रेस्ट पर ले आओ, then that would enable you to reach the absolute zero, the coldest possible thermodynamic temperature. But what about going in the other direction? अगर तुम किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को हीट कर रहे हो तो श्योरली द पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड फास्टर। लेकिन क्या ऐसी कोई लिमिट है कि हम कितना हाई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को हीट कर सकते हैं, या फिर ऐसी कोई चीज है जो हमें प्रिवेंट कर रही है किसी चीज को, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को किसी लिमिट से ज्यादा हीट अप करने में? थाउजेंड्स ऑफ केल्विन के टेम्परेचर पर जो हीट तुम उन मॉलिक्यूल्स को दे रहे हो वो डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी उन बॉन्ड्स को जो इन मॉलिक्यूल्स को एक साथ बाइंड करे रख रहे हैं। और अगर इससे ज्यादा हीट देते हो और देते रहते हो हीट, तो इवेंचुअली जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल स्टार्ट स्ट्रिपिंग आउट फ्रॉम द एटम्स। एट द एंड तुम्हारे पास रह जाएगा सिर्फ एक आयनाइज्ड प्लाज्मा जो कि बना हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इन एटॉमिक न्यूक्लियाई से, विद नो न्यूट्रल एटम एट ऑल। तो यहां तक सब ठीक है। जो पहले पार्टिकल्स कर रहे थे वो अब इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस करेंगे। दे विल स्टार्ट टू रोम अराउंड एट हायर स्पीड्स इधर उधर एंड ओबेइंग द सेम लॉज ऑफ फिजिक्स एज ऑलवेज। तो अभी हम और हीट दे सकते हैं, तो देते हैं फिर भाई, देखते हैं क्या होता है। अब जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो तो इंडिविजुअल एंटिटीज जिनको तुम अभी पार्टिकल समझ रहे हो दे विल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन। At about 8 billion Kelvin temperature, you start spontaneously to produce matter and antimatter pairs, यानी कि positrons and electrons from the raw energies of the particle collision, यानी कि उन एनर्जीज से जो कि क्रिएट हो रही है उन पार्टिकल्स के एक दूसरे के साथ कोलाइड होने पे। At about 20 billion Kelvin temperature, जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होगा वो ब्लास्ट अप हो जाएगा इन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब देखो हमें कोई रोक टोक तो है नहीं, सो लेट्स रेज द टेम्परेचर टू 2 ट्रिलियन केल्विन। एट दिस टेम्परेचर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जो पार्टिकल्स बना रहे हैं, क्वार्क्स और ग्लूऑन्स, वो अनबाउंड हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट टू रोम अराउंड एट दीज हायर एनर्जीज।
and at approximately 2 quadrillion Kelvin temperature, which is about 2 into 10 raised to the power 15 Kelvin temperature, you'll start producing all the known particles and antiparticles in vast quantities. ये still अभी भी upper limit नहीं है, लेकिन 2 into 10 raised to the power 15 Kelvin temperature की around और भी चीजें होती है जो काफी इंटरेस्टिंग है. This is right the energy that you need to produce the Higgs boson, and is also right around the energy that you need to restore one of the most fundamental symmetries in the universe, the symmetry or law that gives the particles their rest mass. दूसरे शब्दों में कहें तो अगर तुम किसी सिस्टम को इस टेम्परेचर से ज्यादा हीट कर देते हो, इस टेम्परेचर से ज्यादा पर ले जाते हो, तो तुम देखोगे कि सभी के सभी पार्टिकल्स जो है they'll become massless and they'll start to roam around here and there at the speed of light. जो तुम किसी चीज को सोच रहे हो कि ये मैटर से बनी है या ये एंटी मैटर से बना है या फिर ये कुछ रेडिएशन से बना है, सब कुछ एवरीथिंग विल स्टार्ट टू बिहेव एज रेडिएशन. चाहे वो मैटर से बना हो, एंटी मैटर से बना हो या दोनों में से किसी से भी ना बना हो, एवरीथिंग विल स्टार्ट टू बिहेव एज रेडिएशन. ये सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर है टू व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द बिग बैंग. बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सब कुछ एक छोटी सी जगह पर कंप्रेस था और जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ सब कुछ रिलीज हुआ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. और यूनिवर्स के कूल डाउन होने के साथ साथ और एक्सपैंड होने के साथ साथ रेडिएशन मैटर में कन्वर्ट हुआ. इलेक्ट्रॉन बिग बैंग एक्सप्लोजन के 1 माइक्रोसेकंड के बाद क्रिएट हुआ, यानी कि उस 1 माइक्रोसेकंड से पहले वो इलेक्ट्रॉन एक रेडिएशन था. और प्रोटॉन बिग बैंग एक्सप्लोजन के 1 सेकंड के बाद क्रिएट हुआ. उस 1 सेकंड से पहले प्रोटॉन वाज अ रेडिएशन. तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो चीज पहले रेडिएशन थी उसकी वो टेंडेंसी रखती है कि वो रेडिएशन से मैटर में कन्वर्ट हो जाए. दिस मीन्स कि जो चीजें अभी मासलेस है जैसे कि फोटॉन्स और ग्रेविटॉन्स, वो आगे जाकर मास गेन कर सकती हैं. ओ माय गॉड, मतलब लाइट का भी कुछ ना कुछ मास होगा. सो लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक. तो अभी भी हम टेम्परेचर की अपर लिमिट तक नहीं पहुंचे. हम और हीट कर सकते हैं सिस्टम को टू हायर एंड हायर टेम्परेचर्स, लेकिन सिस्टम में अब जो कुछ भी होगा वो और हायर स्पीड से मूव नहीं करेगा. द सेम वे जैसे हमारे पास एक्स रेज है, गामा रेज है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है, सभी के सभी दे मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन सभी की डिफरेंट एनर्जीज है. दे हैव वाइडली वास्ट डिफरेंट एनर्जीज. तो अब ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कुछ न्यू पार्टिकल्स देखने को मिल जाए जो इस टेम्परेचर पर, इस हीट पर क्रिएट हुए, या फिर कुछ नए लॉज, कुछ सिमेट्रीज ऑफ नेचर, कुछ नई चीज तुम्हें देखने को मिल जाए. अब तुम यही सोच रहे होगे कि हम सिस्टम को और हीट करते जाए और हीट करते जाए और वी कैन गो अप टू इनफाइनाइट एनर्जीज, पर ऐसा इम्पॉसिबल है. देयर आर 2 रीजंस कि क्यों ऐसा इम्पॉसिबल है. लेट मी टेल यू. पहला कि देयर इज अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन आवर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स. तुम सब कुछ ले लो, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन आवर स्पेस टाइम, all the matter, antimatter, radiation, neutrinos, dark matter, even the energy which is inherent to space itself, and it's huge. There are some 10 raised to the power 80 particles of matter, 10 raised to the power 89 neutrinos and antineutrinos, plus slightly more photons, and plus all the energy due to dark matter and dark energy, which is spread out in the 46 billion light year radius of our observable universe. But अगर तुम इसको कन्वर्ट करते हो into pure energy by E equals mc squared, तुम्हें एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही मिलेगी. बट अगर तुम अभी सारी की सारी एनर्जी को लेते हो और एक सिस्टम में डाल देते हो, उस सिस्टम की एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा होगी, which is corresponding to a temperature of 10 raised to the power 103 Kelvin. But that's still not infinite.
बट अगर तुम एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एक कन्फाइंड प्लेस में डालते हो देन यू विल एंड अप क्रिएटिंग अ ब्लैक होल. नॉर्मली तुम सोचते होगे कि ब्लैक होल्स आर ह्यूज, मैसिव, dense objects, they are capable of swallowing stars, planets, etc. etc. But the thing is कि अगर तुम किसी भी पार्टिकल को इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो, even if it is massless and moving at the speed of light, still you will end up creating a black hole. But इस रीजन के अकॉर्डिंग तो black holes are the limiting factor, लेकिन ऐसा नहीं है. There's something else which is a limiting factor, and it's a big thing that I would worry about if I had the ability to raise the temperature to these arbitrary scales.